हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में अब तक हमने डिस्कस किया है प्लांट्स के अंदर किन किन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से तरीके से होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हमने डिटेल में समझा है और उससे जुड़े हुए डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनके डिफरेंस को भी हमने समझा है और इनको डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स और पोटेंशियल को समझ के उनके बीच के इंटर रिलेशन को समझा और साथ में समझा कि इन प्रेशर और पोटेंशियल की हेल्प से मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक है इम्बाइबेशन और दूसरा है प्लाज्मोलाइसिस। तो पहले मैं शुरू करता हूं प्लाज्मोलाइसिस से, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस, हिंदी में इसका नाम है जीव द्रव्य कुंचन। तो विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यहां पे एक जीवित कोशिका की बात होने वाली है जिसमें जीव द्रव्य मौजूद होगा और हम देखेंगे कि किस प्रकार एक कोशिका के अंदर उपस्थित जीवित जीव द्रव्य संकुचित होकर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। इसी चीज को हिंदी में जीव द्रव्य कुंचन और इंग्लिश में प्लाज्मोलाइसिस कहा गया है। तो यहां हमें एक लिविंग सेल की हेल्प से इस बात को समझना होगा। तो देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस के अंदर सबसे पहले एक लिविंग प्लांट सेल को रखा जाएगा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। याद कीजिए, सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी कि जो विलयन है उनकी सांद्रता की तुलना करने पर वो एक दूसरे के लिहाज से तीन प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। यहां हम अपनी लिविंग प्लांट सेल को किसमें रख रहे हैं? यहां हम इसे रखेंगे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी विलय की सांद्रता इस कोशिका के अंदर मौजूद जीव द्रव्य की तुलना में अधिक होगी। यानी इसके अंदर जो भी विलय है उसकी सांद्रता कोशिका से ज्यादा होगी। कोशिका में सबसे बाह्यतम आवरण हम जानते हैं क्या होता है। कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर मौजूद जो उसकी लेयर्स हैं उसमें सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन। तो यहां एक येलो कलर से मैं सेल मेम्ब्रेन को शो करता हूं और आप पाएंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन अपनी सेल वॉल के साथ बिल्कुल लगभग सटी हुई है, ऑलमोस्ट अटैच है। इनके बीच में कोई स्पेस हमें क्लियरली विजिबल नहीं। तो यहां पर येलो से जो सेल मेम्ब्रेन शो की गई है ये सेल वॉल के साथ बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन में है, बिल्कुल सटी हुई स्थिति में है और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को। और हम जानते हैं कि पादप कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके बाहर और अंदर दोनों तरफ मौजूद जो तरल है उस तरल में जल उपस्थित है। आप देखें कि टोनोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड है हम उसे कहते हैं सेल सैक और टोनोप्लास्ट के बाहर जो लिक्विड है हम उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही पेरिफेरल पोजीशन में कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियस होता है। तो ये है हमारी सेल वॉल, उसके अंदर ये है सेल मेम्ब्रेन, ये
भी हम शो कर सकते हैं, और बाहर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें ये कोशिका रखी हुई। आप देखिए कि इसके अंदर मौजूद दाबों के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। हमें पता है कि जो सेल सैप है इसके अंदर सॉल्यूट मौजूद है, इसलिए इसका अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसके अंदर मौजूद सॉल्यूट के कारण इस सेल सैप में एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, लेकिन साथ ही साथ इस कोशिका रस में जल भी उपस्थित है, कोशिका द्रव में भी जल उपस्थित है। तो फिर ये जल जो यहां पहले से मौजूद है इसकी झिल्लियों पर एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न करेगा, और ये द्रव स्थैतिक दाब को हम किस नाम से जानते हैं? स्फीति दाब के नाम से। हमें मालूम है कि ये टर्गर प्रेशर स्फीति दाब यहां मौजूद जल के कारण है, और इसमें मौजूद विलयन के कारण इसमें क्या मौजूद है? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो देखिए परासरण दाब की प्रवृत्ति जीवित तंत्र में जल को आकर्षित करने की, परंतु स्फीति दाब की प्रवृत्ति आने वाले जल का विरोध करने की। परंतु ये तब होता जब ये कोशिका अपने से तनु विलयन में या शुद्ध जल में रखी जाती है। अभी हमने कोशिका को किसमें रखा है? हाइपरटोनिक यानी अति पराश्रय विलयन में, एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर मौजूद तरल की सांद्रता से अधिक है, विलय की सांद्रता इसके। तो हम देखें कि इस अति पराश्रय विलयन में रखने के कारण इस कोशिका में मौजूद जल अब बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि एक तरह से अंदर का विलयन बाहर के विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक है। जो कोशिका झिल्ली है या रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट है, ये दोनों अर्ध पारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करेंगी। कोशिका भित्ति जो जीवित कोशिकाओं में होती है सामान्यतः पारगम्य होती है, ये जल की गति में कोई विरोध उत्पन्न नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस कोशिका से लगातार जल की हानि अति सांद्र विलयन में होगी। तो जैसे ही इस कोशिका को आप एक अति सांद्र विलयन में रखते हैं, इसमें से जल की हानि होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से इस कोशिका से जल बाहर जाना शुरू हो जाता है। इसी को हम जीव द्रव्य कुंचन की प्लाज्मोलाइसिस की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, और मैं इसे नाम दे देता हूं फर्स्ट कंडीशन लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। हिंदी में इसे सीमांत कहा जा सकता है, इंग्लिश टर्म भी आप याद रख सकते हैं, ये लिमिटिंग सीमांत जीव द्रव्य कुंचन है, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन इस स्थिति में जैसे ही हम कोशिका को रखेंगे और उसमें से जब जल की हानि होना प्रारंभ हो जाएगी, तो आप पाएंगे कि इस लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के अंत तक कोशिका इतने जल का ह्रास कर चुकी होगी कि इस कोशिका में जो टर्गर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और इस स्थिति में इस कोशिका की जो जल की मांग है, जिसे अब तक हम डीपीडी से दर्शाते थे, या पोटेंशियल की टर्म्स में हम इसे किससे दर्शाते हैं? साई डब्ल्यू से। तो देखिए इस कोशिका में जो जल की मांग है डीपीडी, वो इसके परासरण दाब के बराबर हो जाएगी। ये तकरीबन इस स्थिति में लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस का हम अंत मान लेते हैं, जहां पर इसका टारगेट प्रेशर शून्य हो जाता है, और वहीं पर ये जो कोशिका झिल्ली है जो अंदर मौजूद तरल के कारण बाहर की भित्ति पर एक दाब आरोपित कर रही थी, वो दाब स्फीति दाब कहलाता था, वो यहाँ शून्य हो चुका है। और इस वजह से ये मेम्ब्रेन अब अपनी वॉल से लूज होना शुरू हो जाएगी, उससे डिटैच होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ये डिटैचमेंट हमें नजर आएगा, ये प्लाज्मोलाइसिस की अगली अवस्था होगी, जिसे हम नाम देते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस का अंत हम कहां मान लेते हैं? जहां आकर टारगेट प्रेशर जीरो हो गया, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से हटने लग गई, वो जो उनके बीच का अटैचमेंट था वो वीक हो गया, क्योंकि उस पर लगने वाला प्रेशर अब जीरो हो गया है। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में आप देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन यहां से लूज होना शुरू हो गई है, क्योंकि टारगेट प्रेशर जीरो हो चुका है।
तो अभी तक ये कोशिका किसमें रखी है? अति सांद्र विलयन में ही रखी है। तो देखें ये इसकी कोशिका भित्ति और ये रखी हुई है अति सांद्र विलयन में। और इस अति सांद्र विलयन की खासियत ये है कि इसमें विलेय की सांद्रता कोशिका के अंदर मौजूद तरल से अधिक है। तो देखिए इस वजह से अभी भी हमने देखा था कि टर्गर प्रेशर 0 हो गया, लगातार जल की हानि इस कोशिका से हुई है। जैसे ही टर्गर प्रेशर 0 हुआ, मैंने कहा था कि झिल्लियां अपनी भित्ति से दूर होना शुरू हो गई और इनके बीच में आपको स्पेस नजर आने लग जाएगा, क्योंकि इसको प्रेस करने वाला, इसको कोशिका भित्ति को पुश करने वाला जो दाब था, जिसे हमने क्या नाम दिया था? स्फीति दाब, वो शून्य हो चुका है। और उसके बावजूद भी ये कोशिका अभी किसमें है? अति सांद्र विलयन में ही है। यानी इसके अंदर मौजूद तरल से अभी भी जल की हानि जारी है। किसमें जारी है? बाहर रखे अति सांद्र विलयन में। देखिए अभी तक एक कोशिका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही है, इसका मतलब इससे वाटर का लॉस कंटिन्यू है। तो फिर यहां पर क्योंकि अभी भी लगातार जल का हास इस कोशिका से किसमें हो रहा है? बाहर रखे विलयन में हो रहा है। इसका मतलब ये जो झिल्ली है इस पर पड़ने वाला दाब शून्य तो पहले ही हो चुका था, लेकिन और जल के निकल जाने से वो दाब अब ऋणात्मक स्थिति में चला जाएगा। यानी ये झिल्ली जिस दाब के कारण खिंची हुई थी, स्फीत थी और इस भित्ति के ऊपर दबाव डाल रही थी, वो वहां से अब हट रही है, छूट रही है और अंदर की ओर सिकुड़ रही है। जो स्फीति दाब इसे पुश करके रखे हुए था, जो द्रव स्थैतिक दाब इसे अपनी कोशिका भित्ति से आसन्न करके रखे हुए था, सटाए हुए था, वो अब लूज हो गया और मेम्ब्रेन अब अंदर की ओर श्रिंक होना स्टार्ट हो गई। और इसीलिए यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्या होना प्रारंभ हो जाता है? नेगेटिव होना प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए इसका डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होने लग जाता है। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की पहचान किससे होगी? इसकी पहचान कोशिका झिल्ली के कोशिका भित्ति से पृथक हो जाने से होगी। और इन अवकाशों को हम क्लियरली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इससे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की पहचान की जाती है। ये क्लोरोप्लास्ट को दर्शा रहा है, इसके अंदर ये सेल सैप है और साइटोप्लाज्म तो आप जानते हैं, ये दोनों झिल्ली और क्लोरोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की स्थिति है जहां पर टर्गर प्रेशर नेगेटिव होना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अभी भी आपकी कोशिका किसमें मौजूद है? उसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से अब इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, उसमें और जल की हानि होगी और ये मेम्ब्रेन और ज्यादा श्रिंक होगी। तो फिर हम प्लाज्मोलाइसिस की अंतिम अवस्था देखते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, अंतिम जीव द्रव्य कुंचन। देखते हैं उसमें क्या होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस की अंतिम अवस्था एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस के अंदर चूंकि आपने इस कोशिका को अभी तक किसमें रख रखा है? एक अतिपराश्रयी विलयन में रख रखा है। और अतिपराश्रयी विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर मौजूद तरल की तुलना में क्या है? अधिक है। इसलिए कोशिका से जल की हानि जारी है। तो उस स्थिति में अंत में क्या होगा? देखिए यहाँ विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर मौजूद तरल से बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये विलयन क्या है? हाइपरटोनिक है। और चूंकि इससे पहले वाली अवस्था में आपने देखा था कि झिल्ली भित्ति से दूर हो चुकी है, लेकिन तरल जो जल है वो अभी भी इस कोशिका से निकलना जारी है। तो अब इस स्थिति में इस कोशिका की जो झिल्ली है वो केवल कुछ बिंदुओं पर इस भित्ति के साथ जुड़ी रह जाएगी और इसके अलावा आप पाएंगे कि अन्य जगहों पर ये अपनी कोशिका भित्ति से पूर्णतया पृथक हो चुकी है। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जो इसका जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य
किसी एक स्थान पर संकुचित होकर इकट्ठा हो गया है। इसमें टोनोप्लास्ट भी बहुत श्रिंक हो चुकी है, उसके अंदर मौजूद सेल सैक लगभग नगण्य हो चुका है और जीव द्रव्य में उपस्थित जल भी लगभग भासित हो चुका है। और इस प्रकार ये झिल्ली केवल कुछ बिंदुओं पर अपनी भित्ति से जुड़ी हुई है, उसके अलावा इसका जीव द्रव्य एक तरह से हम कह सकते हैं किसी कोने में इकट्ठा हो चुका है। यहां हमने इसे थोड़ा बीच में दिखा रखा, ये किसी कॉर्नर में श्रिंक होकर भी कलेक्ट हो सकता है। तो ये एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस की स्थिति है। ये वो स्थिति है जिसमें कोशिका ने अपने जीव द्रव्य का अधिकांश जल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हासिल कर दिया है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, सेल वॉल, उसके अंदर वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये टोनोप्लास्ट है जो बहुत ज्यादा संकुचित हो चुकी है, सेल सैक में बहुत कम जल बचा है और बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न जो यहां उठता है वो ये है कि एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस की स्थिति में जो प्लांट सेल है, पादप कोशिका जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच का जो अवकाश है वहां क्या मौजूद होगा। तो देखिए, जो तरल यहां कोशिका भित्ति के बाहर है वही तरल यहां कोशिका भित्ति के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम होती है। यानी यही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस की स्थिति में पादप कोशिका की कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा तरल भरा होता है, जीव द्रव्य, जल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस प्रकार के ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या भरा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो तरल बाहर है वही तरल कोशिका भित्ति के अंदर भी जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी है, पूर्ण पारगम्य है। वो किसी भी तरल को अपने अंदर से गुजरने से नहीं रोकेगी जब तक कि वो जीवित है। तो ये जो पादप कोशिका जिसमें एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है, हम क्या पाएंगे, उसके अंदर कोशिका का स्वयं का जल जो था वो भी अतिपराश्रय विलयन में जा चुका है। तो जो द्रवस्थैतिक दाब था उसकी स्थिति क्या हो चुकी है, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर डेवलप होता था, ये हो चुका हाईली नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव। और इस वक्त इसकी डीपीडी सर्वाधिक है, जल की मांग इसमें जो अब से पहले परासरण दाब और स्फीति दाब का अंतर होती थी, अब यहां स्फीति दाब खुद ऋणात्मक हो चुका है। तो ये परासरण दाब और स्फीति दाब का योग बन जाएगी और इस प्रकार एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल की डीपीडी सर्वाधिक मानी जाती है। इससे ज्यादा जल की मांग कोई दूसरी कोशिका नहीं दर्शा सकती। एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका सर्वाधिक जल की मांग दर्शाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्फीति दाब भी ऋणात्मक हो चुका है, उसके अंदर मौजूद तरल में से जल पूर्णतः बाहर जा चुका है, बहुत ही कम, ये यूं के नगण्य मात्रा में जल इसमें मौजूद है। और ऐसी स्थिति में अगर कोशिका थोड़ी देर भी रह जाए तो ये तुरंत मृत हो जाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये कोशिका जीवित बचे तो हमें क्या करना होगा, इसे तुरंत हमें किसमें शिफ्ट करना होगा, इसे हमें शिफ्ट करना होगा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या शुद्ध जल में। ऐसा कोई भी तरल जिसकी सांद्रता इसके अंदर उपस्थित विलेय की सांद्रता से कम हो। तो हाइपोटोनिक या प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही आप इस सेल को शिफ्ट करोगे, इसमें एंडोऑस्मोसिस से वाटर एंटर करने लग जाएगा। अभी एक्सोऑस्मोसिस बहिर्परासरण के कारण इसमें से जल बाहर निकला था, और जब हम इसे हाइपोटोनिक विलयन में शिफ्ट करेंगे इसमें जल प्रवेश करने लग जाएगा और फिर से ये वापस सामान्य होने लग जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ समय भी इस कोशिका को इस स्थिति में छोड़ दिया तो ये तुरंत मृत हो जाएगी। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है उसके कारण कोशिकाएं अति सांद्र विलयनों में जीवित नहीं बच पाती। ये बात कई जगह उपयोगी होती है, मैं अभी आपको इसके उदाहरण बताऊंगा। और इससे पहले हम देखें हमने क्या समझा। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है पादप कोशिका, जीवित पादप कोशिका को अति सांद्र विलयन में रख देना, जिसके कारण उससे जल की हानि होती है और उसका जीव द्रव्य जो उसमें जल है वो कम होने से संकुचित होने लगता है, अर्थात कोशिका झिल्लियां कोशिका भित्ति से दूर होने लगती हैं और
प्रारंभिक स्थिति में जैसे स्थिति दाब शून्य होता है, ये झिल्लियां यहाँ से पृथक हो जाती हैं, उसके बाद स्थिति दाब ऋणात्मक दिशा में जाने लगता है, और अगर उसके बाद भी जल की हानि जारी रहे तो ये स्थिति दाब अत्यधिक ऋणात्मक हो जाता है और कोशिका की जल की मांग बहुत उच्च हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की जल की मांग यानी डीपीडी सर्वाधिक होती है, जो उसके परासरण दाब और स्थिति दाब दोनों का योग होती है। ओके, तो ये था प्लाज्मोलाइसिस। अब हम बात करते हैं कि यह प्रक्रिया जीवन में या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में कहां काम आती है। तो विद्यार्थियों, आप सब ने देखा होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें पैक किया जाता है डिब्बे में, जैसे आप देखिए डिब्बाबंद अचार होते हैं, कुछ मिठाइयां होती हैं, तो उन्हें जो पैकिंग किया जाता है उनको आप देखो अक्सर अति सांद्र विलयनों में रखा जाता है। बहुत साधारण उदाहरण में आपने देखा होगा कि बाजार से लिए गए जो अचार होते हैं उनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि नमक उस विलयन की सांद्रता को बढ़ा देता है, और अति सांद्र विलयन में जीवित कोशिकाएं, कौन सी जीवित कोशिकाएं? वो जीवित कोशिकाएं जो खाद्य पदार्थों को खराब कर सकती है, यानी जीवाणु, रोगाणु। तो जो जीवाणु उसमें विकसित हो सकते हैं उनके विकसित होने की संभावना घट जाती है, क्योंकि उस अति सांद्र विलयन में यदि जीवाणु कोशिका विकसित होने का प्रयास करेगी तो जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी, जल की हानि होने से वो डेड हो जाएगी। इसीलिए अति सांद्र विलयनों में डिब्बाबद्ध खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर उन्हें अधिक समय तक परिरक्षित रखता है। ठीक है, तो एक उदाहरण जीव द्रव्य कुंचन का हमने देखा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि आपने सुना होगा कि पौधों को कई बार पोषक उपलब्ध कराने के लिए उन्हें अधिक मात्रा में उर्वरक दे दिया जाता है। अगर आप प्लांट्स में ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देंगे, ज्यादा खाद पौधे में डाल देंगे, तो आपने देखा होगा कि कई बार हम ज्यादा खाद गमले में लगे हुए पौधों में डाल देते हैं तो पौधा झुलस जाता है, एक तरह से पौधे की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण क्या है? आप इस बात को समझिए कि जो खाद है वो क्या है, दरअसल वो भी बहुत सारे मिनरल्स का एक मिक्सचर है, और जब वो मृदा जल के साथ मिलता है, सॉइल वाटर के साथ मिलता है, तो वो एक विलयन तैयार करता है। तो जब हम खनिज पोषकों का विलयन जो मृदा में है उसमें और ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ाकर उसे अति सांद्र बना रहे हैं, तो ऐसे अति सांद्र विलयन से पादप कोशिकाएं जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। उनके लिए जल को वहां से अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर जो विलयन है वो अब अति सांद्र हो गया है, हाइपरटोनिक हो गया है वो सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन से वाटर एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, बल्कि पादप की जड़ें स्वयं अपने जल की हानि उस विलयन में कर देती है। ठीक वैसे ही जैसा जीव द्रव्य कुंचन में हमने देखा था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अति उर्वरक प्रभाव के कारण पौधों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? उसके पीछे जीव द्रव्य कुंचन जिम्मेदार है। तो जीव द्रव्य कुंचन के हमने दो उदाहरण देखे, एक तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का परिरक्षण और दूसरा अति उर्वरक दे देने पर पादपों की मृत्यु। यहाँ जीव द्रव्य कुंचन का सीधा सीधा महत्व देखा जा सकता है। तो ये जो अब तक हमने डिस्कस किया ये था प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें कि जब हमने इस सेल को दोबारा से शिफ्ट किया था, किसमें? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या प्योर वाटर में, तो जैसे हमने इसे शिफ्ट किया ये फिर से सामान्य हो गई। कब? जब लगातार इसमें जल का प्रवेश फिर से हुआ। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस। तो जीव द्रव्य विकुंचन, अगर आपसे पूछा जाए कि जीव द्रव्य विकुंचन क्या है, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो आप एक ही बात बोलेंगे कि एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर पुनः इसमें रख दिया जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, तो उसमें जल के प्रवेश के द्वारा वो पुनः सामान्य हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, इन दो टर्म्स को यहां हमने समझा। अभी हम इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्बाइबेशन। तो मैं घड़ी डाल देता हूं।
इम्बाइबिशन, और इसको हिंदी में कहा जाता है अंतःचूषण। तो हम देखते हैं कि इस इम्बाइबिशन प्रक्रिया में क्या होता है, तो डिस्कस करेंगे इम्बाइबिशन। एक ड्रिंक ले लेता हूं बीच में। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्बाइबिशन, अंतःचूषण। ये भी प्लांट्स के अंदर होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जस्ट अ सेकंड। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्बली इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें। व्हाट इज इम्बाइबिशन, अंतःचूषण क्या है? तो अगर तकनीकी परिभाषा की बात करूं तो इम्बाइबिशन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? अंतःचूषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी तरल का किसी कोलॉइडी कण के चारों ओर बिना विलयन बनाए अधिशोषण, फिर से सुनिएगा, किसी तरल पदार्थ का किसी कोलॉइडी कणों के चारों ओर बिना विलयन बनाए अधिशोषण अंतःचूषण या इम्बाइबिशन कहलाता है। यह बात हमें उदाहरण से समझ में आएगी। देखिए, आप सबने देखा होगा कि बरसात के दिनों में, रेनी सीजन्स में क्या होता है, जो लकड़ियों के फर्नीचर है, खिड़की, दरवाजे, ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर जो लकड़ी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो वुडन फर्नीचर है वो फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है। क्या होता है उसके पीछे का कारण वो हम समझते हैं। देखिए, बरसात के दिनों में वातावरण के अंदर हम जानते हैं किसकी मात्रा अधिक होती है, जलवाष्प, वाटर वेपर, या हम कह सकते हैं नमी, मॉइस्चर। हम सब जानते हैं बरसात के दिनों में वातावरण में जलवाष्प, नमी की सांद्रता या मात्रा अधिक है। और जो लकड़ी है वो लकड़ी, उसमें कौन सा पदार्थ मौजूद है, मुख्य रूप से सेलुलोज या पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन जैसे पदार्थ ये कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के पदार्थ होते हैं, इनकी प्रकृति कोलॉइडी होती है, और इस लकड़ी में मौजूद इन्हीं सेलुलोज या पेक्टिन के कणों के चारों ओर यहां पर वाटर वेपर जो होती है वो इनकी सरफेस पर आके हेल्ड हो जाती है। तो जल इसमें प्रवेश करता है और उसके साथ इन कोलॉइडी कणों की सतह पर बंध जाता है। इसीलिए हमने कहा कि किसी तरल का किसी ठोस कोलॉइडी कण के चारों ओर बिना विलयन बनाए अधिशोषण। जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो एक हाइड्रेशन नाम का प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ते हैं, जल योजन बोलते हैं उसे। लेकिन यहां पर वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कोलॉइडी मटेरियल की सरफेस पर, कोलॉइडी पदार्थ की सतह पर सिर्फ बंधित हुए हैं। इसे हम नाम देते हैं अधिशोषण, एड्सॉर्प्शन। ये अवशोषण नहीं है। हालांकि साधारण भाषा में हम किसी कोलॉइडी पदार्थ में तरल को अवशोषण भी कह देते हैं। अंतःचूषण को परिभाषित करते वक्त कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि कोलॉइडी पदार्थ की सतह पर किसी तरल का अवशोषण, पर वो अवशोषण वास्तव में किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा। और अधिशोषण और अवशोषण में क्या फर्क है, ये आप सतही जो रसायन पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया जाता है। आपने या तो पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, 11th क्लास का ये चैप्टर है इसके अंदर। पर आप जरूर ध्यान रखें कि जो प्रक्रिया इम्बाइबिशन में यूज हो रही है वो है एड्सॉर्प्शन। और इस एड्सॉर्प्शन के लिए जो फोर्स यहाँ पे काम करता है वो इन पार्टिकल्स के बीच में डेवलप होने वाला कैपिलरी फोर्स होता है। हम जानते हैं कि यहाँ जो कोलॉइडी कण है वो बहुत सब पास हैं, तो उनके बीच में इस तरह से कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं, और इस
इन कैपिलरीज के अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं। तो एक बात जरूर याद रखें कि यहाँ अंतःचूषण की प्रक्रिया में केशिका बल का भी योगदान होता है। तो एक बार फिर से सुने, हमने कहा कि किसी भी ठोस पदार्थ जो कि कोलॉइडल प्रकृति का है, उसके कणों के चारों ओर किसी तरल के अणु बिना विलयन बनाए अधिशोषित हो, इसी प्रक्रिया को अंतःचूषण कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रयुक्त होने वाले ठोस पदार्थ हैं और जो तरल है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमेशा किसी भी इम्बाइबेशन प्रक्रिया में दो घटक शामिल होते हैं। एक होता है इम्बाइबेंट और एक होता है इम्बाइबेट। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इम्बाइबेंट है वो अधिशोषक है, यानी ये वो ठोस पदार्थ है जो किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब करने वाला है, जिसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर कोलॉइडल है। और इम्बाइबेट के लिए हम हिंदी में शब्द इस्तेमाल करेंगे अधिशोष्य, जो अधिशोषित होने वाला है, अर्थात ये एक लिक्विड होगा, तरल होगा और इसकी प्रकृति इस बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ कोलॉइडल मैटर कौन है। जैसे अगर ये कोलॉइडल सब्सटेंस प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे यहाँ पे आपके कुछ लेग्यूम सीड्स होते हैं, ये ज़ेंथियम जैसे पौधों के बीज होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है। अगार हो गया, आपकी लकड़ी है, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं वहां कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च खुद अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रकृति के पदार्थ अगर हैं तो वो तरल जल होगा, क्योंकि ये सारे पदार्थ जो हैं ये पोलर नेचर के हैं, ये जल स्नेही प्रकार के पदार्थ। तो वाटर के लिए अगर वाटर इम्बाइबेट होगा तो इम्बाइबेंट क्या क्या हो सकते हैं, कोलॉइडल नेचर के सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, अगार इत्यादि। अगार एक बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का, और अगार से हम जल भी बनाते हैं जिसके अंदर इम्बाइबेशन बहुत उच्च मात्रा में हो सकता है। तो देखिए, इम्बाइबेशन की प्रक्रिया में दो घटक जरूरी हैं, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट। इम्बाइबेंट वो सॉलिड है जिसके मैं कह रहा था कि इम्बाइबेशन प्रक्रिया में दो घटक शामिल हैं, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट। इम्बाइबेंट जो है वो अधिशोषक होगा और जो इम्बाइबेट है वो अधिशोष्य होगा। ये तो तरल होगा और ये ठोस होगा। वो ठोस पदार्थ जिसमें तरल अधिशोषित होगा, जिसके कणों की सतह पर ये तरल बंधित होगा, वो ठोस पदार्थ क्या होगा, वो ठोस पदार्थ इम्बाइबेट। अगर वो जल है तो इम्बाइबेंट मटेरियल ये सब हो सकते हैं। मान लीजिए ये इम्बाइबेट कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है, जैसे कि केरोसिन या कोई और नॉन पोलर लिक्विड, तो यहाँ इम्बाइबेट इस तरह के कोलॉइडल मटेरियल नहीं हो सकते, लकड़ी या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बने पदार्थ नहीं होंगे, बल्कि वो पदार्थ किसी नॉन पोलर नेचर के होंगे, जैसे रबर केरोसिन को क्या कर सकता है, इम्बाइब कर सकता है। तो इम्बाइबेशन प्रक्रिया का एक उदाहरण जैसे आपने देखा बरसात के दिनों में लकड़ी का फूलना। तो यहां पर आपने क्या पाया है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें हेल्ड हो रहे हैं, इसमें बाइंड हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जल के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसकी यहां हानि होती है, और यही गतिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है, जिसे हम हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। अंतःचूषण की ऊष्मा हम इसे नाम देते हैं। तो इम्बाइबेशन की प्रक्रिया में हीट ऑफ वेटिंग उत्पन्न होती है। इम्बाइबेशन की प्रक्रिया में जल के अणु सतह पर बंधित हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा की हानि होती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो इम्बाइबेशन की प्रक्रिया है, उस इम्बाइबेशन में आप देख सकते हो बहुत उच्च मात्रा में अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है। कैसे महसूस करेंगे कि आप देखते हो कि बरसात के दिनों में जो खिड़की दरवाजे जो फूल गए हैं जल के अधिशोषण से, उन्हें बंद करने में खोलने में कितना
इतना अधिक दाब हमें लगाना पड़ता है। वो इस कारण से क्योंकि उनके अंदर इम्बाइबिशन प्रक्रिया से इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप हो गया है। और आपको मालूम है ये इम्बाइबिशन प्रेशर कितना ह्यूज हो सकता है? ये इतना ज्यादा हो सकता है कि पुराने जमाने में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उनकी दरार में सूखी लकड़ी को फंसाकर उसको गीला करके छोड़ दिया जाता था और फिर जब वो फैलते थे तो बड़ी बड़ी चट्टानों में दरार पड़ जाती थी। इतनी उच्च मात्रा में ये इम्बाइबिशन प्रेशर अंतःचूषण दाब इस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। और वर्तमान कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इस इम्बाइबिशन प्रेशर की जगह एक पोटेंशियल यूज करते हैं। जैसा हमने सभी प्रेशर्स के लिए देखा था वैसे इम्बाइबिशन प्रेशर के लिए जो पोटेंशियल हम यूज करते हैं उसका नाम हम क्या देते हैं? मेट्रिकल पोटेंशियल। तो आजकल अंतःचूषण दाब के स्थान पर जो शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है वो है मेट्रिकल पोटेंशियल। तो अंतःचूषण की प्रक्रिया में आपको समझ में आया कि बहुत उच्च मात्रा में अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है जिसे हम मेट्रिकल पोटेंशियल से नापते हैं। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि इम्बाइबेंट मटेरियल जो भी होगा, चूंकि उसकी और जल की गति हो रही है और जल की गति हमेशा किस तरफ होती है? अत्यधिक ऋणात्मक जल विभव की ओर। इसलिए इम्बाइबेंट मटेरियल बहुत अधिक ऋणात्मक जल विभव की स्थिति में होता है अंतःचूषण के दौरान। ये अवश्य याद रखें। और इसीलिए जल उसमें प्रवेश करता है और फिर उसके कणों के चारों ओर बंधित हो जाता है जिससे गतिज ऊर्जा की हानि होती है और जो अंतःचूषण की ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये सभी बातें अंतःचूषण से संबंधित थी। अब अगर हम बात करें अंतःचूषण का महत्व तो हम देखेंगे जब बीजों का अंकुरण होता है तो उनके चारों ओर के जो कठोर बीजावरण होते हैं वो जल का प्रवेश हो जाने पर, अंदर के भ्रूण के फैलने पर, उसके फूलने पर टूट जाते हैं। यानी वहां पर अंतःचूषण की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो बीजों के अंकुरण के दौरान और मूल रोम से, रूट हेयर से जल के जो प्रारंभिक अवशोषण होता है उस दौरान उनकी सतह पर जो सबसे पहले जल बंधित होता है वो भी अंतःचूषण प्रक्रिया से होता है। तो अंतःचूषण प्रक्रिया का महत्व हमने देखा। इस प्रकार से हमने आज दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बाइबिशन। तो इन दोनों प्रक्रियाओं का महत्व मैंने आपको बताया। जल अवशोषण के दौरान मैं इम्बाइबिशन के बारे में एक बार फिर से बात करूंगा। पर ध्यान रखें इम्बाइबिशन प्रेशर सभी पादप कोशिकाओं में हमेशा विकसित नहीं होता। ये आपको मिलेगा या तो यंगर लीव्स के अंदर या फिर अंकुरित होते हुए बीजों के अंदर, या जैसे कि निर्जीव पदार्थों, लकड़ी इत्यादि कार्बोहाइड्रेट और अन्य कोलॉइडल पदार्थों में से देखा जाता है। तो बंद हो गया? तो बस आज के लेक्चर में हम इतना डिस्कस करेंगे। इससे आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।